हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज करने वाले हम पूरा का पूरा चैप्टर जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम जो बचपन में प्रोबेबिलिटी सीखी आज उससे थोड़ा हम और ज़्यादा अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमने बचपन में छोटी क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जब निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आ जाती है कि लेट अस सपोज हमें निकालना है कि कॉइन फेंकने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेवरेबल आउटकम 1 ही है, हेड अकेला। ठीक है, और टोटल आउटकम हेड या टेल आना 2 है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे 1/2। ये जो अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी की, इसको हम बोलते थे बेटा क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्लासिकल थ्योरी कहलाती थी प्रोबेबिलिटी की। और इसमें सारे के सारे जो इवेंट्स होते थे वो होते थे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का बच्चों क्या मतलब है? इक्वली लाइकली का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर जितना चांस हेड आने का था उतना ही टेल आने का था। ठीक है, जितना चांस एक डाइस में, एक डाई फेंका आपने, तो जितना चांस 1 आने का है उतना ही चांस 2 आने का है, उतना ही चांस 3 आने का है, उतना ही चांस 4 आने का है, उतना ही चांस 5 आने का है, उतना ही चांस 6 आने का है। सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ये होता है इक्वली लाइकली आउटकम। लेकिन अब जरूरी नहीं है लाइफ में हर एक सिचुएशन में इक्वली लाइकली हो। मान लो कि आपका कॉइन बाइस्ड कॉइन हो, एक ऐसा कोई कॉइन बना दिया जाए जिसमें 4 बार फेंकते हो तो 3 बार हेड आने के चांसेस होते हैं, 1 बार टेल आने के चांसेस होते हैं। तो बाइस्ड कॉइन बना दिया आपने, बाइस्ड डाई बना दिया आपने, तो वो उस केस में इक्वली लाइकली आउटकम नहीं रहेंगे। और जब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं रहेंगे बच्चों, तो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की, ये वर्क नहीं करेगी। तो हमें कुछ और नई थ्योरी डेवलप करने की और उनको सीखने की ज़रूरत है। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी सीखी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपनी प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई 2 कलर, मान लो आपके पास 2 हैंकी हैं। ठीक है, आपको 2 हैंकी एक बॉक्स में रख दिए, उसमें से निकालने हैं। तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई ये भी आने का, ये भी आने का सेम ही चांस है। तो कलेक्टेड डेटा के बेस पर हम निकाल सकते हैं, तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच बोलते हैं। बट ये हमेशा ये दोनों जो अप्रोच हैं बेटा, ये हम तब अप्लाई नहीं कर पाएंगे एक तो केस हो जाए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स है। मैं बोल रहा हूं कि एक डाई को जब तक फेंकना है, जब तक कि 6 ना आ जाए। बेटा हो सकता है सुबह से शाम तक तुम फेंकते रहो और 6 ना ही आए। चांस तो हो सकता है पहले में ही आ जाए 6। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। और इनफाइनाइट नंबर वाले केस में बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे लगाओगे? नीचे क्या इनफाइनाइट लिखोगे क्या? नहीं, ये तो हमारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो हमें इसके लिए बेटा नई थ्योरी डेवलप करने की जरूरत पड़ी। तो हमारे पास 2 चैलेंजेस आए। एक तो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम के अप्रोच में नहीं लगा सकते, दूसरा हम बेटा इक्वली लाइकली ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब है हर एक इवेंट का इक्वल चांस है अकर करने का। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस आए। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी डेवलप की गई, जिसको बोला गया एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी या एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये एक रशियन मैथमेटिशियन थे, एन कोलमोगोरोव थे, रशियन मैथमेटिशियन। इनकी ये थ्योरी पब्लिश की गई 1933 में। ठीक है, तो ये थ्योरी आज हमें इस प्रकार की सिचुएशन से टैकल करना सिखाती है और हम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखनी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, जब मैं उन बेसिक डेफिनेशंस की बात करता हूं तो सबसे पहली बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। कोई भी बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट की आप लोगों के सामने बात होती है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आता है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली तो इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। ठीक है, कि आपके पास एक से ज्यादा आउटकम होना ही चाहिए। मोर देन 1 बेटा, 1 के इक्वल नहीं हो सकता है,
मोर देन वन आउटकम होने ही चाहिए, मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 आउटकम तो होने ही चाहिए, 2 पॉसिबल आउटकम तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है बच्चों कि ये पॉसिबल ना हो कि तुम प्रेडिक्ट कर पाओ। भाई तुम रेड लाइट पर खड़े हो, ठीक है, रेड लाइट हो रखी है, आपको पता है 3 कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। अब हो रखी है आपकी रेड लाइट बेटा, ग्रीन हो रखी है, तो ग्रीन के बाद आपको पता है कुछ सेकंड के लिए येलो होगी और फिर रेड होगी। तो यहां पर आप क्या कर पा रहे हो कि अगला आउटकम को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बी पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम, ठीक है, तभी वो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब आपने एक डाई फेंका अगर बेटा, तो आप प्रेडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हो कि 1 आएगा ना, कोई चांसेस नहीं है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और मोर देन 1 आउटकम तो है। तो मेरा डाई फेंकना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है। सिमिलरली कॉइन उछालना है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मोर देन 1 आउटकम, और मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। मैं तुक्का मार सकता हूँ, वो तुक्का गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, प्रेडिक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो ये हुई रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। किसी भी इवेंट को तुमसे पूछ सकता है कि क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्या ये नहीं है, तो आपको ये दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात पर आते हैं बेटा कि आउटकम्स और सैंपल स्पेस क्या होते हैं। कोई भी जो पॉसिबल रिजल्ट है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, कि डाई फेंका तो पॉसिबल रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6, तो कॉइन उछाला तो पॉसिबल रिजल्ट है हेड टेल। तो ये सब क्या है, जो ये पॉसिबल रिजल्ट है बच्चों, ये कहलाते हैं आउटकम्स, ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे आउटकम्स। अच्छा, और अगर सारे के सारे आउटकम को एक सेट में लिख दोगे, एक सेट बना दिया सारे के सारे आउटकम का, भाई मैंने बोला कि डाई उछाला है तो उसके आउटकम्स का मैंने सेट बना दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है ये सेट, ये कहलाएगा मेरा बेटा सैंपल स्पेस। इस सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, ठीक है, कहलाएगा ये सैंपल स्पेस। हर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस फॉर्म कर सकते हो। हेड टेल का सैंपल स्पेस फॉर्म करना है तो इसका सेट बनाना पड़ेगा हमें, हेड कोमा टेल। और हर एक एलिमेंट जो है सैंपल स्पेस का बच्चों, ये कहलाता है मेरा सैंपल पॉइंट। आपका हेड एक सैंपल पॉइंट है, ठीक है, टेल दूसरा सैंपल पॉइंट है, 1 एक सैंपल पॉइंट है, 2 एक सैंपल पॉइंट है, 3 एक सैंपल पॉइंट है, 4 एक सैंपल पॉइंट है, 5 एक सैंपल पॉइंट है, और 6 एक सैंपल पॉइंट है। तो जो आपका सेट है सैंपल स्पेस, इसका जो हर एक एलिमेंट है, या हम बोलें कि ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, दे आर कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट। ये बेसिक डेफिनेशन। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम और सैंपल स्पेस, ये 3 चीजें तुम्हारे पास डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी बेटा। 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed one, find the sample space, ठीक है। 2 कॉइन उछाले बेटा, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, क्या क्या हो सकता है। अब बेटा देखो, पहला केस हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर हेड आ जाए, बोथ हेड्स, भाई 1 रुपी वाला कॉइन भी हेड दे दे और 2 रुपी वाला भी हेड दे दे, राइट। तो आउटकम क्या क्या हुए, हेड हेड। अब हो सकता है कि एक कॉइन पर हेड आए, एक टेल आए, 1 हेड एंड 1 टेल। अब 1 हेड 1 टेल में क्या हो सकता है, 1 रुपी वाले कॉइन पर हेड आए, 2 रुपी वाले कॉइन पर टेल आए, या फिर बेटा 1 रुपी वाले कॉइन पर टेल आए और 2 रुपी वाले पर हेड आए। दूसरा केस हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, टेल्स आ जाए, ठीक है, 1 रुपी वाले पर भी टेल आ गया और इस पर भी टेल आ गया। तो इसका मेरे को सैंपल स्पेस लिखना है, तो यही केसेस हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या आया, हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये आ गया आपका सैंपल स्पेस बच्चों। क्लियर है? इसमें ये मत लिखने लग जाना ये 1 रुपये वाला है, ये 2 रुपये वाला है। बेटा आउटकम तो हेड और टेल ही है, चाहे 1 रुपये का कॉइन हो चाहे 2 रुपये का कॉइन हो। ठीक है, तो हेड टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस में आए आपके 4 सैंपल पॉइंट्स। ऑल राइट, इसमें 4 सैंपल पॉइंट्स हैं या 4 एलिमेंट्स हैं, ये बोल सकते हैं हम। आगे चलते हैं हम बच्चों। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। देखो कॉइन टॉस हुआ है तो 2 केस हैं। टॉस के बच्चों 2 केस हैं, या तो हेड आए या फिर टेल आए। अब हेड आया तो हम एक बॉल ड्रॉ करते हैं एक बैग में से, जिसमें 3 ब्लू बॉल हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं। तो ब्लू बॉल को डिनोट कर देता हूं blue1, blue2, blue3। व्हाइट बॉल को डिनोट कर देता हूं w1, w2, w3 और w4। ये उस बैग में बॉल है। हेड आया बेटा तो हमने बेटा कोई भी एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो हो सकता है मैं b1 को ड्रॉ करूं, हो सकता है मैं b2 को ड्रॉ करूं, हो सकता है मैं b3 को ड्रॉ करूं, हो सकता है बेटा मैं वाइट 1 को ड्रॉ करूं, हो सकता है मैं वाइट 2 को ड्रॉ करूं, हो सकता है वाइट 3 को ड्रॉ करूं, हो सकता है वाइट 4 को ड्रॉ करूं। ये सारे केसेस पॉसिबल हैं, राइट। नेक्स्ट अगर टेल के केस में बात करें तो टेल के केस में भी क्या होगा बेटा, हो सकता है blue1 आए, हो सकता है blue2 आए, हो सकता है blue 3rd बॉल आए, वाइट 1 आए। अच्छा सॉरी, अगर टेल आता है बच्चों, टेल आता है तो आपको बॉल ड्रॉ नहीं करनी। टेल आता है तो आपको लेना है इफ इट शोज विथ थ्रो अ डाई। टेल आता है तो बेटा डाई फेंक रहे हम, ठीक है। टेल आता है तो डाई फेंक रहे, तो डाई में 1 आ सकता है, डाई में 2 आ सकता है, डाई में 3 आ सकता है, डाई में 4 आ सकता है, डाई में 5 आ सकता है और डाई में 6 आ सकता है। क्लियर? ये केसेज हैं। तो इसका सैंपल स्पेस बनाने लगोगे तो लिखो हेड के बाद blue1, हेड के बाद blue2, हेड के बाद blue3, हेड के बाद वाइट 1, हेड के बाद वाइट 2, हेड के बाद वाइट 3, हेड के बाद वाइट 4, टेल के बाद 1, टेल के बाद 2, टेल के बाद 3, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5, टेल के बाद 6। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं बच्चों, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ये हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। क्लियर? अब तुमसे कोई पूछ ले इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। बोलो भाई, राइट। ये हो गए आपके 13 एलिमेंट्स। इन 13 एलिमेंट्स को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैलकुलेट करना बताऊं। इसके बाद ये इवेंट हो रहा है, 1 आउटकम इंटू 7 आउटकम, तो 1 इंटू 7, या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है, तो और के केस में प्लस, और इसके बाद ये हो रहा है तो 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 6 7 + 6 13 आउटकम्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोबेबिलिटी के लिए। तो किसी बच्चे ने अभी अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ढंग से नहीं सीखा है तो मेरी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देख लो, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को मैंने डिटेल में सिखाया है। अब बच्चों हम बात करते हैं इवेंट की। तो जो हमारे पास बच्चों आपका सैंपल स्पेस है S, उसका कोई भी सबसेट में ले लूं बच्चों, सबसेट, सेट्स पढ़ा था हमने, अब सबसेट की बात कर रहा हूं। सबसेट E ऑफ द सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड इवेंट। आपके पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मैं इसका एक सबसेट लेता हूं, ये 1 3 5, ये मैंने एक सबसेट लिया बच्चों। ये क्या कहलाएगा? ये एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। समझ गए ना बेटा? सबसेट है इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स इन अ डाई। आप दूसरा सैंपल स्पेस ले लोगे 1 2 3, ये ले लिया मैंने। इवेंट ऑफ गेटिंग क्या हो जाएगा? ये इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 इन अ डाई।
ठीक है, तो अलग अलग इवेंट को आप डिफाइन कर सकते हो, बस वो सैंपल स्पेस जो है इसका सबसेट होना चाहिए। इसको अगर ए इवेंट बोलूं, इसको अगर मैं बी इवेंट बोलूं, तो ए बी सबसेट है सैंपल स्पेस एस का, बी बी सबसेट है सैंपल स्पेस एस का। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक कॉइन को दो बार उछालने का बेटा इवेंट लिया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं नंबर ऑफ टेल्स एटलीस्ट वंस, ये एक इवेंट लिया मैंने कि एटलीस्ट एक टेल तो आना चाहिए, तो हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, और एटलीस्ट है तो दोनों टेल वाला भी लेंगे, तो ये एक इवेंट हो गया, और ये इसका सैंपल स्पेस मेरे को इसका वो दिख रहा है सबसेट, तो बी इज अ सबसेट ऑफ एस। क्लियर? तो कोई भी आप सबसेट उठाओगे सैंपल स्पेस का, वो आपका कहलाएगा इवेंट। ऑल राइट, अब बात कर लेते हैं अकरेंस ऑफ इवेंट की। तो कोई भी इवेंट ई है एक सैंपल स्पेस का, उसको हम बोलेंगे कि ये अकर कर चुका है अगर जो आउटकम ओमेगा है एक्सपेरिमेंट का, ये बिलोंग कर रहा है ई में, ओमेगा बिलोंग टू ई। ठीक है, जैसे कि आपने अभी एक वो उठाया था डाई फेंकने में ओड नंबर आने का इवेंट, तो सारे ओड नंबर इसमें आ रहे हैं इस इवेंट में, सारे ओमेगा जो डिनोट कर रहा है ओड नंबर को, ये बिलोंग कर रहा है ए में, तो इवेंट जो है अकर कर चुका है। ठीक है, और ये बिलोंग नहीं करेगा तो हम बोलेंगे इवेंट हैज नॉट अकर्ड, इवेंट अकर नहीं किया है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। अब अलग अलग टाइप के इवेंट होते हैं। एक होता है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है कि भाई एम्प्टी सेट फाई अगर हम लें तो फाई जो है ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अब देखना ध्यान से, कैसे मैं ले रहा हूं एस लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, डाई फेंकने का मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया। अब मैं कह रहा हूं इवेंट ए को डिफाइन करो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्या डाई में 7 आना पॉसिबल है भाई? स्टैंडर्ड डाई में जिसमें 1 2 3 4 6 लूडो वाले में लिखा होता है, क्या 7 या उससे बड़ा नंबर आना पॉसिबल है? नो, दिस इवेंट ए इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और ए यहां पर डिनोट भी करोगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, फाई। एम्प्टी सेट दिख रहा है, फाई, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालोगे किसी इम्पॉसिबल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे मुझे पता है, हमेशा 0 होगी। कोई तुम्हें बोल रहा है कि एक कॉइन उछाल रहे हो, हेड और टेल, ठीक है, इंडिया का कॉइन ले रहे हैं जो हमारा कलरफुल नहीं है, नॉर्मल कॉइन ले रहे हैं, तो हेड और टेल उछाल रहे, कोई कह रहा है तुम्हारा रेड है, रेड कलर में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम्हें पता है पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस के अलग ही कॉइन डिजाइन किया हो। इंडिया के कॉइन्स में तो नहीं है, पता है मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी आने की 0 होने वाली है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0 बच्चों, ये बात याद रख लोगे। दूसरा हम बोलते हैं श्योर इवेंट। पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को बोलते हैं हम श्योर इवेंट। आपका यही सैंपल स्पेस ले लो, S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। मैं डिफाइन कर रहा हूं ए बी इवेंट को, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक या एक के इक्वल और उससे बड़ा, या फिर 6 के इक्वल या उससे छोटा। अब मेरे को पता है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया, तो श्योर इवेंट हो गया, ये तो होना ही है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 1 होगी, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि वो तो होना ही है। कोई हमें बोल रहा है कि मैं कॉइन उछाल रहा हूं, या तो हेड या टेल, कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे 1 है भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पता ही है ना, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट उसको बोलेंगे कोई भी इवेंट ई है उसमें केवल एक सैंपल पॉइंट हो, ओनली 1 सैंपल पॉइंट।
या फिर बोलो ओनली वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिंपल इवेंट। आप बोल रहे हो कि हेड और टेल, या फिर हेड हेड टेल हेड हेड टेल और टेल टेल, ये आपने ले लिया सैंपल स्पेस। अब मैं कह रहा हूं दोनों हेड आने का इवेंट, ई जो इवेंट है बोथ हेड का इवेंट है, तो इसमें केवल एक ही ई में कितने एलिमेंट होंगे, वन ही होगा, हेड हेड, ये कहलाएगा मेरा सिंपल इवेंट। ऑल राइट, तो सिंपल इवेंट में आज के बाद कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बेटा किसी भी सैंपल स्पेस में अगर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उसमें n ही सिंपल इवेंट होंगे। यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पे 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो इसमें 4 सिंपल इवेंट्स बन जाएंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस? n डिस्टिंक्ट, ऐसे मत बोलना सर सेम है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट विल इंप्लाई n सिंपल इवेंट्स। ये बात आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, मतलब मिनिमम 2। आपका ये एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया, हेड हेड टेल हेड हेड टेल और टेल टेल, इस केस में कंपाउंड इवेंट क्या निकालोगे, गेटिंग वन टेल, मैं बोल रहा हूं गेटिंग वन टेल, ठीक है। तो वन टेल का टेल हेड भी केस है और हेड टेल भी केस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये बन गया मेरा कंपाउंड इवेंट। ऑल राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलते हैं आगे बच्चों। अब बात करते हैं बेटा अलजेब्रा ऑफ इवेंट की। हम कुछ भी सीखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीखते हैं तो उसका अलजेब्रा सीखते हैं, हमने सेट सीखे तो उनका अलजेब्रा सीखा, तो जब हम इवेंट सीख रहे हैं तो इवेंट्स का भी अलजेब्रा सीखेंगे। और अलजेब्रा में सबसे पहले मैं सीखता हूं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई भी इवेंट लो आप, जैसे मैंने एस ले लिया सैंपल्स पे डाई फेंकने का 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। ए इवेंट लेता हूं गेटिंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर आने का इवेंट लिया, तो ए में कौन कौन होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट्री निकाल के बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट ए है तो हर एक ए के लिए बेटा एक इवेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है नोट ए, कि ए के अलावा क्या। तो ए अगर आपका इवन आने का था, ये 2 4 6 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ जो इसमें नहीं आए। तो सैंपल स्पेस में से क्या क्या नहीं आया, 1 3 5, और ऑब्जर्व करोगे तो सारे इवन यहां आ चुके थे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया सारे ओड आने का। समझ गए। यहीं पर अगर बी इवेंट क्या होता, 4 5 6 होता, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट पता है बच्चों क्या आता, जो बच गए 1 2 3, मतलब 4 या 4 से बड़ा बी इवेंट था तो 4 से छोटा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट विल नेवर हैव एनीथिंग कॉमन। इनके बीच में कभी भी कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता। नाम से ही क्लियर है, एक ए है तो दूसरा नोट ए है, तो इनके बीच में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कोई भी इवेंट ए है उसका इंटरसेक्शन करोगे ए डैश के साथ। सर आपने इंटरसेक्शन नहीं सिखाया, फिर भी सेट से थोड़ा आता है, अभी सिखाने भी वाला हूं, तो ये हमेशा फाई आएगा बेटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक इवेंट लिया, एक कॉइन को 3 बार या 3 कॉइन को टॉस करने का, तो सैंपल स्पेस क्या आ गया हमारे पास, ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया भाई। हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और आपका टेल टेल टेल, ये सारे इवेंट हमारे पास सैंपल स्पेस में आ सकते हैं।
ए आपने इवेंट लिया, ओनली वन टेल अपीयर, तो ए में ओनली वन टेल में क्या क्या आएगा, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, और बेटा एक आपका कौन सा रह गया, एक ये एलिमेंट। हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, और हेड टेल हेड, ये तीन एलिमेंट आएंगे। तो इसका कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इसके अलावा बचे हुए जो सैंपल स्पेस के हैं, बाकी के 5 बच गए, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। देखोगे दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा। इवेंट ए और बी, अगर इवेंट ए और बी की बात करें तो सेट से अगर तुम्हें याद हो, और इंप्लाई करता है बेटा यूनियन को, तो उसी तरीके से अगर ए और बी दो इवेंट हैं, ठीक है, ए एंड बी ये दो इवेंट हैं, तो ए और बी को डिनोट करूंगा मैं ए यूनियन बी से बच्चों। ये यू का जो सिंबल होता है ये यूनियन को डिनोट करता है, और ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, इधर ए और बी और बोथ, ठीक है, ये मतलब तुम पता ही है, सेट से तुम सीख के आ चुके हो। तो इवेंट ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि भाई जो ओमेगा है, या ये तो ए में है या बी में है, ठीक है, या दोनों में भी हो सकता है। क्लियर, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए एंड बी, अच्छा एक एग्जांपल बताऊं, देखो ए इवेंट लो तुम, वही सैंपल स्पेस लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए इवेंट लिया मैंने ओड नंबर आने का, मतलब 1 3 5, बी इवेंट मैंने लिया बच्चा इवन नंबर आने का, मतलब 2 4 6। ए यूनियन बी पता है यहां से क्या आएगा भाई, या तो एलिमेंट इसमें हो या इसमें हो, दोनों में हो, दोनों में तो कुछ भी कॉमन है नहीं, बट फिर भी पूरा यूनियन लिखोगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया आपके पास यहां पर। और इसको भी कुछ नाम दूंगा जब, जिसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए यूनियन से। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी को डिनोट करूंगा बेटा इंटरसेक्शन से, और इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि दोनों में, इन बोथ इवेंट ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, कोई भी ओमेगा अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी में है, ये इंप्लाई करेगा ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी, ठीक है। सैंपल स्पेस लिया 1 2 3 4 5 6, ए इवेंट लिया बेटा गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब 2 4 6, बी इवेंट लिया गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी यहां पर देखोगे तो बेटा 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, दोनों में यही दो कॉमन है, तो 4,6 हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। परफेक्ट, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट ए बट नोट बी, ए में हो बट बी में ना हो, साफ साफ कह रहा है ए में हो बट बी में ना हो, ए बट नोट बी। ए बट नोट बी को डिनोट करते हैं ए माइनस बी, कि ऐसी कोई चीज जो ए में तो है बट बी में नहीं है। तो ए माइनस बी, अगर तुम्हें वेन डायग्राम भी दिखाऊं सेट का, ये ए, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का यहां पर क्या मतलब होगा बेटा, कि जो ए में है बट बी में नहीं है, तो ए में से ये इंटरसेक्शन वाला हटाना पड़ेगा, ए में से इंटरसेक्शन वाला हटाना पड़ेगा आपको, तभी तो ए बट नोट बी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ए माइनस बी का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कराओ, ये स्टार वाली जगह आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ए माइनस बी को हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, याद रखना बेटा ये।
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई भी शक है तो बोलो, ऑब्जर्व करा दिया है आप लोगों को, राइट। तो ए इवेंट वही अगर इवन नंबर का था 2 4 6, बी इवेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आने का था, मतलब 4 5 6 था, तो ए बट नोट बी, ए में हो बट बी में ना हो, पता क्या आएगा, 2 आएगा बस। भाई यहां से बी कॉम्प्लीमेंट देखोगे तुम, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो ओनली 2 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल लो या फिर ए माइनस बी बोल लो, ये आ गया आपका ओनली 2। ए बट नोट भी क्लियर हो गया एकदम, बहुत अच्छे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। आप एक डाई रोल कर रहे हो, ठीक है, डाई रोल किया तो सैंपल स्पेस आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6। ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए इवेंट है प्राइम नंबर आने का। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बेटा, 2 है, 3 है, 5 है। ये मत भूलना, ये मत मिस कर देना, कहीं 1 लिख दो। 1 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। बी इवेंट है ओड नंबर आने का, तो 1 3 और 5। राइट द सेट रिप्रेजेंटिंग ए और बी। कह रहा है ए और बी लिख के बताओ। ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी लिखना है मैंने। ए यूनियन बी लिखूंगा या तो ए में हो या बी में हो। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, यही होंगे। ए यूनियन बी में आ गया 1 2 3 5। नेक्स्ट ए एंड बी। ए एंड बी लिखने को बोल रहा है, मतलब आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताओ। तो बेटा दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5। 3 और 5 कॉमन है, राइट। नेक्स्ट ए बट नोट बी। ए बट नोट बी, तो ए माइनस बी बोल लो या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल लो कि बेटा ए में हो बट बी में ना हो। ए में है बट बी में नहीं है। क्या है ऐसा, 2 दिख रहा है तुम्हें, ये आ गया 2। देख लो बी कॉम्प्लीमेंट यहां से लिखने भी लगोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 4 और 6। और देख लो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करके देख लो, ओनली 2 आ रहा है। नेक्स्ट नोट ए। नोट ए का मतलब हुआ बेटा ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट यहां से क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 4 और 6। तो नोट ए आ गया आपका 1 4 और 6। तो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स आपको क्लियर हुआ बेटा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। 2 इवेंट ए और बी हैं, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे कि इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर, कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, ए और बी इवेंट हैं वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते। ए और बी डिसजॉइंट आएंगे, ठीक है। डिसजॉइंट आने का मतलब क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है फाई, ये होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आपका सैंपल स्पेस अगर 1 2 3 4 5 6 ये है और ए इवेंट इवन नंबर का है मतलब 2 4 6 है, बी इवेंट ओड का है 1 3 5, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बेटा, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको दिख रहा है डिसजॉइंट सेट हैं। तो सिंपल इवेंट हमेशा, कितने भी सिंपल इवेंट हो, हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। एक ही एलिमेंट होता है उनमें और उनमें तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, तो बच्चों एक सैंपल स्पेस के इवेंट्स अगर यूनियन करने से पूरा सैंपल स्पेस दे दें तो ऐसो को बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव। वही एग्जांपल, ए अगर डाई में इवन आने का है 2 4 6,
बी अगर ओड आने का है मतलब 1 3 5, ए यूनियन बी करके देखोगे तो पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 ये सारे आ रहे हैं, मतलब ए और बी आपके पास बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। ठीक है, यहां तक कोई शक नहीं है किसी को भी। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच सीखते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी की। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है, और इसमें कुछ एक्सियम्स होते हैं, हम कुछ चीजें रूल्स हैं हम जिनको फॉलो करते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच में, तो उनको देखते हैं बेटा एक एक करके। एस कोई भी सैंपल स्पेस है आपके किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, प्रोबेबिलिटी पी ऑब्वियस सी बात है एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगी, और डोमेन उसकी पूरा पावर सेट ऑफ एस है। पावर सेट का क्या मतलब होता है? पावर सेट का मतलब होता है सारे के सारे सबसेट, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, इसको बोलते हैं हम पावर सेट। ठीक है, और रेंज होगी हमेशा 0 से 1। अब ये क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे? प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट ई की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं सारों की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ोगे तो 1 आएगा। और ई एंड एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो पी ई यूनियन एफ का मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बट ये केवल और केवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होगा। और यहां से अगर तुम देखोगे तो फाई की प्रोबेबिलिटी 0 आने वाली है, एम्प्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई विल बी 0। ठीक है, ऑलराइट। तो ये 3 एक्सियम, प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बिल्कुल सही बात है। पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के जितने भी अलग अलग इवेंट हैं या पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ई एंड एफ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इन बातों को ध्यान रखना। चलिए जी, ये ध्यान रखा। तो कोई भी सैंपल स्पेस लिया आपने, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा एन तक का ये सैंपल स्पेस लिया, तो क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन से कि सारे के सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा एन 0 या उससे बड़ी होगी और 1 या उससे छोटी होगी। हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस ऑन सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा एन करोगे तो 1 आएगी। और कोई भी इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, जैसे कि बात ध्यान दो, सैंपल स्पेस लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब पहला केस हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या है 1/6, ऐसे ही सबकी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब सबकी सम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्लस एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की, तो 1/6 1/6 6 बार, 6/6 आ गई 1। ठीक है, और कोई भी इवेंट अगर ए ले लो, मैं ए इवेंट ले रहा हूं इवन नंबर आने का 2 4 6, इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 4 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 3/6 मतलब 1/2। क्लियर बात है? ये बात समझ आ गई? चलिए, ये समझ आ गई तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट लिया हमने, और बेटा अच्छा मतलब नॉर्मल कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किया तो 1 आ गई, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक दूसरा केस लो, आप हेड को आने को प्रोबेबिलिटी दे दो 1/4, टेल को आने को दे दो 3/4। क्या ये एक्सियोमेटिक अप्रोच की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? देख लो भाई,
दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल करा तो भी मेरा 1 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है ये सेटिस्फाई। इस बात से मैं ये बोल सकता हूं कि देर आर मैनी वेज, रादर इनफाइनाइट वेज टू असाइन प्रोबेबिलिटी। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को प्रोबेबिलिटी असाइन करने के रैंडम वेज हो सकते हैं। भाई हेड को तुम 1/7 कह दो, टेल की 6/7 कह दो, हेड को 1/8 कह दो, टेल को 7/8 कह दो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हो आप बेटा, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइन्ड टू द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि आपको दिया एक सैंपल स्पेस दिया ω1 ω2 ω6 तक, इसमें से कह रहा है कौन कौन से प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट्स वैलिड हैं। तो पहली कंडीशन चेक करेंगे कि सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो पहले में सब पॉजिटिव हैं। दूसरी कंडीशन पे आओ, इन सब का सम 1 देना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 6 बार 1/6 ऐड किया तो मतलब 6/6 1, तो ये तो बेटा बिल्कुल वैलिड है। दूसरा देखो, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल, सबका सम किया तो भी 1 आ गया, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तीसरा मैंने जैसे ही देखा बेटा नेगेटिव दिख गए मेरे को, नॉट वैलिड, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने साफ साफ लिख दिया नॉट वैलिड। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन 3/2 अगर मैंने देखा बेटा तो 3/2 है 1.5, लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट वैलिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे पॉजिटिव हैं, सारे 0 से बड़े हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, ऐड करते हैं 2 1 3 3 6 और 4 10, ये आ गया बेटा 2.1, तो ये तो हो नहीं सकता, सबका सम करके 1 आना चाहिए था। दिस एक्सपेरिमेंट इज, दिस असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट वैलिड बेटा, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। ओके, चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक सैंपल स्पेस लिया हमने, 3 कंजेक्यूटिव पेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक मशीन ने 3 पेन बनाए, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ठीक है। गुड का मतलब नॉन डिफेक्टिव हो गया, बैड का मतलब डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, तीनों बैड आ जाएं, 2 बैड 1 गुड, ये आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा पूरा का पूरा, आप लिख सकते हो। अब हर एक की प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो तीनों बैड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही केस है और टोटल 8 आउटकम है, हर एक की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो आपकी 1/8 1/8 1/8 आती चली जाएगी बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब मैं क्या किस चीज पर आना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। हर एक की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/8 है। अब बेटा ए इवेंट लो, देयर इज एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन, एक ही डिफेक्टिव है, मतलब 2 बैड गुड गुड, गुड बैड गुड या गुड गुड बैड, एक ही डिफेक्टिव है। बी इवेंट लिया, देयर इज एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव, 2 या 2 से ज्यादा डिफेक्टिव, तो ये 2 डिफेक्टिव वाले और ये 3 डिफेक्टिव वाले का। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, मतलब आ गई आपकी 3/8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट निकालोगे, इसमें 4 इवेंट है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 है, तो आ गई 4/8 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली। अब बात करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। यहां पर मैं ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ए यूनियन बी में बेटा ये 3 और ये 4, ये 7 एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपकी 7/8 आ जाएगी। बट अब देखना, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को याद रखना, तो इक्वली लाइकली के केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ये 7/8 आ गई, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके देखो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया बेटा, क्या ही 3/8 प्लस 1/2, मतलब आपकी 8, 3 प्लस 4 7/8 आई, बराबर आई। तो यही तो मैं कह रहा था कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं
तो आपकी ये आ जाती है। और यहां पर देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, कॉमन नहीं था, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बात क्लियर है? ठीक है। अब इक्वली लाइकली आउटकम के केस में बच्चों क्या होगा, हर एक की प्रोबेबिलिटी पी 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 है। ठीक है, तो अगर पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊं n टाइम्स p प्लस पी एन टाइम ये 1 आएगी, यहां से एन पी आ गया 1, पी आ गई 1/n। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 8 एलिमेंट है तो 1/8, 7 एलिमेंट है तो 1/7, 6 है तो 1/6। और ये तो हम बचपन से पता भी है, आज मैंने इसको सीधा सीधा लिख लिया। प्रोबेबिलिटी किसी भी ई इवेंट की, जैसे कि एक सैंपल स्पेस लो, ई इवेंट लो, सैंपल स्पेस में n एलिमेंट हैं और ई में बेटा m है, और हर एक लाइकली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, m/n होगी। पता ही हमें, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये तो हमें पता ही था। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटी सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने ए इवेंट लिया आपका है, आपने 3 कॉइन उछालने का सैंपल स्पेस बनाया, उसमें 8 एलिमेंट है। ए इवेंट लिया हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक है, बी इवेंट लिया हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पर देखोगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 3/8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर देखोगे ये भी 3/8 है। ए यूनियन बी करोगे तो ये 4 एलिमेंट आ गए। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करने गया तो 1/8 1/8 1/8 4/8 आ गई। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये बराबर नहीं आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब क्या करें? अरे भाई आएगी भी नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही नहीं है। ये तो उसी केस में ट्रू था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसी केस में ट्रू था जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। और यहां पर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिख ही नहीं रहा मेरे को। ठीक है, मेरे को दिख रहा है बेटा यहां पर कि आपका हेड टेल हेड यहां पर इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो नहीं है इक्वल। तो अब कैसे निकालें तो वो समझेंगे। तो ये मैंने दिखा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं आई। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी का क्या मतलब है बच्चों। ए यूनियन बी को मैं लिखूं ए यूनियन बी माइनस ए। देखो आपका ये ए है, ये बी है बेटा। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम ये भी तो लिख सकते हैं पूरा का पूरा ए और केवल ये जो ये है बी माइनस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ए यूनियन बी को मैंने लिख लिया ए यूनियन बी माइनस ए, राइट। और यहां पर देखोगे ए और बी माइनस ए है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सर। ठीक है, नहीं है। दूसरी बात, बी को क्या लिख सकते हो, ओनली बी को ए इंटरसेक्शन बी वाला ये वाला पार्ट ले लिया और यूनियन बी माइनस ए, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। बी को मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। यहां पर भी देखोगे तो ये दोनों बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो मुझे पता है इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, बिल्कुल हो गई सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए निकाल के इसमें पुट करना है। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए की जगह पुट किया। जैसे ही पुट किया आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। समझ एकदम क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हम लें इवेंट नोट ए की प्रोबेबिलिटी,
नोट ए का क्या मतलब हुआ बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट, नोट ए का मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। और ए यूनियन ए डैश, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। पी ऑफ ए यूनियन ए डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो कि होगी 1। ए यूनियन ए डैश की जगह, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वो तो कुछ होगा नहीं, 5 होगा, तो वो तो खत्म 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी तब आएगी जब 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, 1 card is drawn from a pack of 52 card. If each outcome is equally likely, calculate the probability that card will be a diamond. अब बच्चों, ठीक है, आपके पास 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हार्ट आपका, अब देखो क्लब और डायमंड, डायमंड कितने 13, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 13, टोटल आउटकम 52, 13/52 हो गई डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1/4। सेकंड पार्ट, नोट एन एस, एस कितने होते हैं बेटा, एस माने इक्का बोलो या वो 1 वाला कार्ड बोलो, ये होते हैं टोटल 4। इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, ये क्या हुई 4/52। और नोट एन एस की मतलब एस कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 4/52 मतलब 1/13, ये आ गया 12/13। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आ ब्लैक कार्ड, क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक होते हैं, तो टोटल ब्लैक हो गए 26, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52 मतलब 1/2। नोट आ डायमंड, नोट आ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड, तो ये आ जाएगी आपकी 3/4। नोट आ ब्लैक कार्ड, तो क्या करना है 1 माइनस ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये आ गई 1/2। क्लियर, इनको अच्छे से लिखना, सब्जेक्टिव पेपर है, समझ आ गई आपको बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अ बैग कंटेन 9 डिस्क, 4 रेड हैं, 3 ब्लू 2 येलो, 4 रेड 3 ब्लू 2 येलो, डिस्क आर सिमिलर इन शेप and size, a disc is drawn at random from bag, calculate the probability that it will be red. red आने की probability बेटा, red है 4, टोटल है 9, 4/9। सेकंड, येलो आने की probability 2 येलो अपॉन 9। थर्ड देखो, ब्लू आने की probability 3 ब्लू है 3/9 मतलब 1/3। फोर्थ कह रहा है नोट ब्लू, नोट ब्लू मतलब 1 माइनस 1/3 निकालना है, ए ब्लू के कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है, तो 2/3। फिफ्थ, इधर रेड और ब्लू, इधर रेड और ब्लू, तो इधर रेड और ब्लू की कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यूनियन ब्लू पूछ रहा है, और ऑब्वियसली दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3/9, यहां से आ जाएगा 7/9। क्लियर है, बोलो भाई, रेड की आपकी 4/9, ब्लू की 3/9, 7/9 आ गया। ये था बेटा आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर, एकदम सिंपल भाषा में कराया है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ना। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।